मुश्किल कुछ नहीं है, अगर ठान लो और खुद से खुद का मुकाबला, बस ये जान लो। अपने कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का वो चैप्टर जो +1 में भी है और +2 के अंदर भी अपने को थोड़ा सा परेशान जरूर करता हो, वो है रेस्पिरेशन। एक फंडामेंटल बायोलॉजी का बेसिक टॉपिक है, श्वसन। मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, अपने प्लांट फिजियोलॉजी में जो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपने क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का जिक्र करते हैं, वो अपने पढ़ने वाले हैं आज। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके या पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन करके उससे एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। तो वो सब अपने पढ़ने वाले हैं, किस तरह से कोशिकीय श्वसन होता है और किस तरह से अकोशिकीय श्वसन चलता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है, वो सब अपने आज इस चैप्टर में पढ़े। तो +1 और +2 दोनों के बच्चे इस लेक्चर वीडियो से जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A biochemical reaction in which respiratory substrate broken down into small particles or simpler form to release energy। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें श्वसनाधार को, जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मेजरली वो ग्लूकोज होता है, दूसरे नंबर पे फैट आता है और थर्ड पे प्रोटीन, जिससे एनर्जी मिल सकती है। अपने को उन्हीं लार्ज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और उसके बाद में उसमें से एटीपी का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ये जितने भी श्वसनाधार हैं, जिसको अपने एनर्जी के सोर्स के तौर पे अनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और उसके बाद डाइजेशन के बाद में जब ये हर एक सेल में पहुंचते हैं, वहां पर इनका ब्रेक डाउन होता है। और किस फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है वो वरी करता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो उसकी बात अपने करेंगे और उससे अपने को क्या मिलेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, जिससे अपने दिन भर की एनर्जी अपने को मिल जाए। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। इसमें डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसके अंदर ऑक्सीजन मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि वायवीय श्वसन है। तो ऑक्सीजन की हेल्प से अपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे। दूसरा है एनारोबिक, जिसके अंदर अवायवीय श्वसन आता है और इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के ही तोड़ा जाता है। ये ध्यान रहे कि ऑक्सीजन लेना वो रेस्पिरेशन नहीं है, ऑक्सीजन को इनटेक करना वो रेस्पिरेशन नहीं है। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना या किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करना एट एनी कॉस्ट, चाहे उसमें ऑक्सीजन आ रही हो चाहे नहीं आ रही हो, वो रेस्पिरेशन ही है। अपना जो मेजर गोल है वो क्या है, एटीपी का फॉर्मेशन करवाना। तो दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में चलती है कौन, जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में चलता है, और जब एनारोबिक की बात करते हैं तो वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में चलता है, कोशिका द्रव्य में। उसके बाद क्या डिफरेंस हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंस हो जाता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें ग्लाइकोलाइसिस चलता है। किसके अंदर, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्लाइकोलाइसिस ही चलता है, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ अपने पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला क्रेब्स साइकिल। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, या कह सकते हैं ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और 36 to 38 एटीपी से। वो 36 और 30 एटीपी 36 और 38 एटीपी क्या है, क्यों है, इसके बारे में भी अपने आगे पढ़ने वाले। और जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ग्लूकोज का या किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, और कह सकते हैं मोटी भाषा में कि ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता है। तो या तो वो इथाइल अल्कोहल बना लेता है या फिर उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो वो आगे पढ़ेंगे। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, उसको अपने जनरली बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन, एक टाइप हो जाता है, किण्वन जिसको बोलते हैं, जिस तरह से अल्कोहल का प्रोडक्शन करवाते हैं। तो वो सब अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले। और एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है, तो वेरी लो अमाउंट में अपने को क्या मिलती है, एटीपी मिलती है। 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि वहां 36 से लेकर 38 एटीपी भी अपने को देखने को मिलते हैं वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन।
तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। और साथ में क्या हो सकता है, एक और डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जो अपने हैं हायर एनिमल में आते हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, जबकि फंगस जैसी चीजों में क्या चलता है, या लोअर एनिमल के अंदर क्या चलता है, या माइक्रोब्स के अंदर क्या चलता है, जनरली अपने को देखने को मिलता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। तो वो भी पढ़ेंगे अपने। तो अब अपने बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अपने डायग्राम दे रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, अपने जूनियर सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं कि ये पावर हाउस है, शक्ति गृह किसका, कोशिका, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी वो क्या है, एनर्जी की करेंसी है। दूसरा, इसको एटीपी मील भी बोलते हैं क्योंकि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका। इसका मतलब ये अपना कंट्रोल, अपना नियमन, अपना कोऑर्डिनेशन खुद कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड इट्स ओन राइबोसोम। इसके पास खुद के राइबोसोम होते हैं 70S राइबोसोम, और खुद का डीएनए भी होता है क्लोरोप्लास्ट की तरह। तो ये एक तरह से क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होता है जो अपना कंट्रोल खुद कर सकता है, अपना कोऑर्डिनेशन खुद कर सकता है। सेमी पार्शली इसलिए लगाया गया है, कंप्लीट ऑटोनोमस नहीं है, क्योंकि इसके डीएनए को काम करने के लिए इंडिकेशन आने चाहिए। कहाँ से आने चाहिए, अपने न्यूक्लियर डीएनए से, वहां से इसको परमिशन, उसको सारे सिग्नल मिलते हैं, उसकी देख रेख में ये काम कर पाता है। जो बेजर डीएनए बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, उससे इसको गाइडेंस लेना पड़ता है या उसकी देख रेख में काम चलता है, वहां से इसका कंट्रोल होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल या फिर अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका, क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम भी है, तो इस वजह से ये खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। और राइबोसोम किस टाइप के होंगे, 70S टाइप के। इसमें जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्लियां दो तरह की पाई जाती है, एक आंतरिक हो जाएगी, एक बाहर वाली, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। और उसके बीच में कुछ स्पेस होता है 40 एंगस्ट्रॉम के रूप में, 40 एंगस्ट्रॉम इसके अंदर स्पेस दिखाई देता है। इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रियोनिक स्पेस। दो झिल्लियों के बीच में जो अवकाश है उसको बोलते हैं 40 एंगस्ट्रॉम का होता है। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है और अंदर वाली मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में थोड़ा सा हल्का सा कॉम्पोजिशन में डिफरेंस देखने को मिलता है लिपिड और प्रोटीन के केस में। तो कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा फर्क होता है आउटर और इनर मेम्ब्रेन में। तो कह सकते हैं कि डबल सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, कहते हैं दोहरी झिल्ली आवर्धित कोशिकांग होता है। उसके बाद और अंदर घुसते हैं, यहाँ पर कुछ अंतरवलन बन जाते हैं। अंतरवलन मतलब डिप्रेशन बन जाते हैं किसके अंदर, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या है, इसका जो मेजर ब्लैंक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, सेंट्रल स्पेस, उसको मैट्रिक्स बोला जाता है, आधात्री, जो कि प्रोटीन का बनाता है। प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, प्रोटीन युक्त भाग होता है, कौन, मैट्रिक्स, सेंट्रल पार्ट है इसका। और मैट्रिक्स के अंदर ही सब कुछ अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, जो इनर मेम्ब्रेन है वो डिप्रेस हो जाती है, डिप्रेशन बन जाते हैं किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, अंदर धस जाती है जगह जगह से, उसको अपने बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर क्या लगे हुए हैं, क्रिस्टी के ऊपर दो चीजें अपने को देखने को मिलती है, एक तो ईटीएस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और दूसरे इसके ऊपर लगे होते हैं ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल, या फिर कह सकते हैं फर्नांडिस मोरन पार्टिकल, जहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, F0 F1 पार्टिकल भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब किसके अंदर होते हैं, अपने को मैट्रिक्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं, लेकिन लगे कहाँ हुए हैं, अपने बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन मतलब उसकी जो डिप्रेशन बन गया इनर मेम्ब्रेन का, जो अंदर धस गए हैं, जहां अपने क्रिस्टी बोल रहे हैं जिसको, उसके ऊपर एटीएस और अपने को क्या दिखाई देगा, अपने को दिखाई देगा उसमें ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल या फर्नांडिस मोरन पार्टिकल। मैट्रिक्स है वो प्रोटीन का बना होता है, डीएनए भी इसके अंदर मिलेगा, 70S राइबोसोम भी इसके अंदर मिलेंगे, और रेस्पिरेटरी एंजाइम भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर होगी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पर ऑक्सीजन जरूरी है, मस्ट है, जहां पर क्या चलेगा, क्रेब्स साइकिल चलता है। तो कह सकते हैं कि जब अपने पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें दो स्टेप आते हैं। पहला होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर अपने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं पायरुविक एसिड में, और उसके बाद वो पायरुविक एसिड है वो एंटर करता है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल। किस तरह से करता है, उसकी फॉर्म भी बदलनी पड़ती है, वो अपने लिंक रिएक्शन में पढ़ेंगे। और उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएगा कौन,
पायरुविक एसिड है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है पहले किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और उसके बाद वो किसमें पार्टिसिपेट करता है, क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल के अंदर या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है वो। तो ये सब अपने पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।